स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है अपनी तो पाठशाला में। और मैं आप सबके लिए क्लास 11th हॉर्नबिल से एक पोयम लेके आया हूँ। बेसिकली ये पोयम लास्ट पोयम है, यानी हॉर्नबिल जो बुक है वो 8 चैप्टर की है और उसमें से जितनी भी पोम थी या मैंने उस सारी डाल दी है आप लोगों के लिए, और ये लास्ट वाली पोयम है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आई होप कि आपको पोएम अच्छी लगती हैं और उसको समझें। बच्चों, मैं आप लोगों के साथ एक खुशी और जाहिर करना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल्स में अब लाइव स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आप लोगों से बहुत जल्द लाइव मिलने वाला हूँ। तो आपको कोई पोएम पढ़नी होगी, कोई स्टोरी पढ़नी होगी, कोई ग्रामेटिकल चीज़ें पढ़नी होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं अवेलेबल करा दूँगा। मैथ्स के भी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊँगा। कल मेरी शायद मॉर्निंग में 9 o'clock से मेरी फर्स्ट लाइव क्लास चलेगी, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जुड़िएगा। और मुझे भी बहुत खुशी होएगी कि दशहरे के मौके पर हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब इस बात को छोड़ते हुए एक थोड़े से इमोशन में आ जाते हैं बच्चों कि जो पोएम है वो पोएम है फादर टू सन, जिसको एलिजाबेथ जेनिंग्स जी ने लिखा हुआ है। एलिजाबेथ ऐसे मैंने आपको बोला था कि राइटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चैप्टर जो है बच्चों फादर टू सन, लेकिन मैं इसको मानूंगा कि आप फादर टू डॉटर भी मान ही लें। क्या मान लें? डॉटर, क्योंकि आजकल इतना सिस्टम बढ़ रहा है कि इसमें डॉटर और सन को मैं इक्वली ही समझता हूँ। बेसिकली ये जो पोएम है तो इस पर डिपेंड करती है कि फादर और सन के बीच में रिलेशन क्या होता है और उनके बीच में जनरेशन गैप कैसे आ गया है, यानी उनकी पीढ़ी में अंतर कैसे आ गया है। बच्चों को लगता है कि फादर ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं जो मेरे अंदर फीलिंग चल रही है। बहुत ही आपको समझाने वाली और आपकी भावनाओं को एकदम रिलेट करने वाली ये पोएम है। आप इसको बेहतरीन ढंग से जानते हैं, आप किसी क्लास में पढ़ते हो कुछ मैटर नहीं करता है। पोएम इतनी अच्छी है कि आपको जोड़ेगी और आपकी भावनाओं को समझेगी कि वास्तविक रूप से आप उन जगहों से गुजर रहे हैं कि नहीं। तो एक पिता अपने बच्चे के साथ या एक बच्चा अपने पिता के साथ समय स्पेंड नहीं कर पा रहा है, उससे बात नहीं कर पा रहा है, उसको टाइम दे नहीं पा रहा है, तो उसी पर एलिजाबेथ ने लिखा है कि आजकल कितना माँ बेटे और बच्चे के बीच में, मतलब बेटा और फादर के बीच में कितना जनरेशन गैप आ गया है और कितनी दूरी आ गई है कि एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। अभी आपको इस कहानी से इस पोएम से यही सीख मिलने वाली है और हम चाहते हैं कि इस पोएम को पढ़ने के बाद सभी बच्चों का रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बेहतर हो जाए और वो उसके बारे में कदम बढ़ाएं। कम से कम 2 दिन तो तुम लोग कर ही सकते हो जब तक इस पोएम का असर हो। तो शुरू करते हैं पोएम बच्चों। तो राइटर लिखती हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यानी फादर बोल रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? I do not understand this child through we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small at have I killed. तो ये वाले दूसरे सेंटेंसेस में स्टार्ट होगा। ये एट हैव आई किल्ड दूसरे स्टेंजा से फुल स्टॉप तक का फर्स्ट स्टेंजा है और इसका मतलब समझते हैं। तो फादर क्या कहता है बच्चों कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को जानता ही नहीं। वो अपने बच्चे के लिए जो फीलिंग उनके मन में है, जो भावना है, उसको व्यक्त करते हुए बोलते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। लगता है ये जो बच्चा है मेरा, मैं इसे कुछ जानता ही नहीं है। दाउ वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर अ ईयर्स, जबकि हम इस घर में कई सालों से रह रहे हैं। सेम मतलब उसी घर में, यानी फादर के घर में ही बच्चा और वो दोनों रह रहे हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप उस बच्चे को देख करके फादर कहते हैं ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं, या मैं अपने बच्चे को जान ही नहीं पाता ये क्या चाहता है, क्या करना पसंद करता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बच्चे आजकल के जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड करते हैं, बहुत बात कम करते हैं, बहुत दूरी से माहौल बनाए रखते हैं। इस कारण एक फादर को लगता है मैं अपने बच्चे को नहीं जानता। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बता दूंगा, इस पोम में एकदम छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स हैं, मतलब कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है, बस आपको मीनिंग समझना है, इमोशन पर ध्यान देना है कि एक फादर
और एक सन के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, और क्या हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, क्या क्या हम नुकसान कर रहे हैं कि हम वो बॉन्डिंग बना नहीं पा रहे हैं, कि पेरेंट्स को भी दुख लग रहा है और बच्चा भी दुखी हो रहा है। तो उसी के बारे में ये पोएम है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आई नो नथिंग ऑफ हिम शुड ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। अब वो क्या करना चाह रहे हैं? आई नो नथिंग ऑफ हिम, वो बोलते हैं मैं इसको एक भी नहीं जानता। किसको? अपने बच्चे के बारे में बोल रहे हैं फादर, कि मैं इसको रत्ती भर भी नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ। अब वो क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बिल्ड माने बनाने का, अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। जब वह बच्चा छोटा था, तो छोटे में बच्चे को प्यार करते हैं पेरेंट्स, तो जिस प्रकार का उनके बचपन का रिलेशनशिप था, उसी प्रकार बच्चे के बड़े होने पर भी पिताजी चाहते हैं कि मेरे बच्चे से रिलेशनशिप उसी प्रकार से रहे। मैं उसके साथ बात करूं, मैं उसको प्यार करूं, वो मुझसे बात करे, अपनी चीज़ें डिमांड करे, अपनी चीज़ें फीलिंग शेयर करे। तो ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं। और आप समझ लो बच्चों कि ये पोएम आती कहाँ से है? यूरोपियन से है, या फिर आप अमेरिकन्स बोल लेंगे, क्योंकि वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि एक 17-18 ईयर के बाद बच्चा अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर चला जाता है और अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी के लिए वह काम करने लग जाता है। वही काम करता है, वही जो पैसे कमाता है, तो वो अपनी आज़ादी से जीना चाहता है, इसलिए पेरेंट्स से दूर हो जाता है। ये ऐसा, लेकिन धीरे धीरे वो देख करके हर देश में ये कल्चर फैल रहा है। लड़के अपनी आज़ादी पाना चाहते हैं, पर ये समझ लो आज़ादी में आप लोग तंग रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो माँ बाप का सहारा बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंस होता है। हाँ, ये बात है कि माँ बाप का भी आप सहारा बने, लेकिन जब आपकी ज़रूरत हो तब उनका साथ छोड़ करके ना जाएं कभी भी। जैसे मैंने अभी एक बहुत दिन हो गए, 2-3 साल, इमरान खान की एक फिल्म आई थी हिंदी मीडियम, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग था कि आप अपनी लिबर्टी के लिए आप काम करो, लेकिन एक समय हो तो आप अपने माँ बाप के पास लौट के भी तो आ जाओ। मतलब आप अपनी मनमानी करो और फिर अपनी आज़ादी के लिए कह दो कि मुझे आज़ादी नहीं मिल रही, मुझे लिबर्टी नहीं मिल रही है, मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो उसमें आप अपने पेरेंट्स को कभी भी ब्लेम मत करो। ठीक है, तो ये पेरेंट्स भी बोल रहे हैं और बच्चे को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो इस तरह का रिलेशनशिप बॉन्ड करें। इसमें सिर्फ एक की गलती नहीं है कि पेरेंट्स या तो फिर बच्चे की गलती है। पेरेंट्स को भी एक ऐसा म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए अपने बच्चे से या डॉटर से, ताकि शी कैन या ही कैन शेयर एवरीथिंग्स, या एवरीथिंग नहीं कर सकते तो कुछ ऐसी चीज़ें हो, जिस एक नॉमिनल टॉपिक होना चाहिए जिस पर बच्चे बात कर सके अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसा होना चाहिए, पर डे निकालना चाहिए आप लोगों को समय। ये पोएम बेसिकली अंग्रेजी को समझने के लिए नहीं है, एक भावना है, एक फीलिंग है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ किस प्रकार से टाइम स्पेंड करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमको लगता है तो ये पोएम तो सिर्फ मार्गदर्शन है। मैं तो चाहता हूँ यही कि एक फादर की जो समस्या है उसको सुनो और बच्चे को ये काम करना चाहिए, अपने फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ लगाव रखना चाहिए, चाहे डॉटर हो चाहे वो। तो ये वही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मेरा बच्चा जैसे आई नो नथिंग हिम सो ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप फ्रॉम नाउ ही वॉज वेन स्मॉल। जब छोटे रहते हैं तो आपके पेरेंट्स जो कहते हैं आप वही करते हैं, तो वो बचपन वाला प्यार या बचपन वाला जो रिलेशनशिप रहता है बच्चे के साथ, वो उसके साथ बनाना चाहते हैं। आगे वाली स्टेंजा में क्या कहते हैं बच्चों? एट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। देखो इसके दो मतलब निकल सकते हैं। राइटर ने क्या लिखा है उसकी भी मतलब मैं समझाता हूं, और मैं अपने दिमाग से जो सोचता हूं कि इसका क्या मतलब हो सकता है वो भी, क्योंकि पोएम का बेसिकली अर्थ आप किस प्रकार समझते हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो लगता है वो कहते हैं इसके हिसाब से एट आई हैव आई किल्ड, क्या मैंने या तो मैंने उस रिश्ते को, किल्ड मतलब उस रिश्ते को जो मेरे बच्चे के साथ बचपन में रिलेशनशिप था, तो लगता है वो खत्म कर दिया, मैंने समाप्त कर दिया, उसको मार दिया, उस रिश्ते को मार दिया, बच्चे को नहीं मार दिया। द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर, जिस सीड मतलब अब देखो कंपेरिजन कर रहे हैं फादर कि जैसे कि कोई एक किसान किसी बीज को खेत में बोता है, तो उसी प्रकार उसका बीज ही उसका बच्चा है। तो कहता है वो बच्चा जिसको मैंने पैदा किया, आई स्पेंड और सोन इट वेयर, उसको बड़ा किया, उसके साथ समय स्पेंड किया। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, अब वो ऐसा लगता है वह उसकी जागीर हो गई है न कि मेरी है। वैसे बोला ना कि लड़के बड़े हो जाने पर भूल जाते हैं
कि उनके लिए इतने बड़े होने तक उनके पेरेंट्स ने उनके साथ क्या क्या किया, उनके लिए क्या क्या किया है, तो लड़के अपने मन की काम करने लग जाते हैं। ये मेरा व्यक्तित्व है ये इस पोयम के थ्रू, कि मैं इसको यही समझता हूँ। अब राइटर के हिसाब से क्या हो सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ। एट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। मुझे अब प्रश्न उठता है फादर के मन में कि यह लड़का लगता है मेरा नहीं रहा जिसको मैंने पाला था या जिसको मैंने बड़ा किया था, तो वह रिश्ता पूरी तरह से समाप्त हो गया और वह रिश्ते में अब कोई भी जान नहीं बची। ये राइटर के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे रख लीजिए, पर दोनों का मतलब यही है कि फादर और सन के बीच में रिलेशन खटक गया, खराब हो गया, जो बचपन में था वो नहीं रहा। आगे कह रहा वी स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर्स देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, हम घर में रहते हैं लेकिन हम लोग कैसे बात करते हैं, इतना रिलेशनशिप खराब हो चुका है, इतना संबंध खराब हो गया मेरा बेटे के साथ कि हम लोग स्ट्रेंजर अजनबियों जैसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, जैसे अजनबी घर में बात करते हो वैसे अजनबियों जैसे हम लोग बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। इसका मीन्स क्या होगा बच्चों, हवा में कोई समझदारी का नहीं मतलब हम दोनों के बीच में कोई भी समझदारी नहीं है, कोई भी बॉन्डिंग वाली चीज नहीं है। अगर इसको और थोड़ा सा समझाएं तो जैसे आप लोग क्या करते हैं कि जब बहुत अच्छे से किसी के साथ बॉन्डिंग होती है तो वो हवा में हाथ हो हिलाए तो उस हाथ का भी मतलब या एक्सप्रेशन भी समझ जाते हैं, तो इस प्रकार वो अच्छी बॉन्डिंग वाले लोगों के साथ होता है। तो ये राइटर ने लिखा है अंग्रेजी में कि देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, यानी मेरे बेटे के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिससे बॉन्डिंग हो, तो ऐसा कोई भी चिन्ह या कोई भी प्रतीक नहीं दिखता है कि मेरे और मेरे बच्चे के बीच में बढ़िया संबंध हो। ठीक है, दिस चाइल्ड इज ब्यूल्ड टू माई डिजाइन एट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। अब क्या कहते हैं अगला, आप जानते होंगे कि कोई भी पेरेंट्स होता है उस पेरेंट्स के जैसे उसके बच्चे जन्म लेते हैं। बायोलॉजी वाले खूब अच्छे समझते होंगे, जिसमें जीन होता है, डीएनए होता है, एलील होता है, तो जिसके कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी की डिज़ाइन वाली जितनी भी कार होंगी तो मारुति सुजुकी एक जैसे ही लगेगी, कहीं भी दिखा रहेगा मारुति सुजुकी तो मारुति सुजुकी ही होगी वो, उसी प्रकार के सेम डिज़ाइन। तो वो पेरेंट्स बोलते हैं या फादर बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है तो वो मेरी ही डिज़ाइन का है, मेरी तरह दिखता है, मेरी तरह ही चलता है, मेरी तरह है सब कुछ। एट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन फिर भी वह अपने प्रेम को, अपनी चीज़ों को मेरे साथ बांटता नहीं, या बांट नहीं सकता है, या फिर मैं भी उसके साथ बट नहीं पाता हूँ या चीज़ों को शेयर नहीं कर पाता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे स्टेंजा में चलते हैं। तो कहते हैं जब वो मेरे पास रहता, साइलेंस surrounds us, I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word. I would forgive him too, shaping from a sorrow a new love. अब राइटर जी क्या कहते हैं, मतलब कि फादर क्या बोलते हैं कि साइलेंस सराउंड अस, जब हम दोनों एक साथ रहते हैं तो उस समय कोई वार्तालाप नहीं होती, यानी हम लोगों के पास कोई टॉपिक ही नहीं होता कि जिस पर हम दोनों लोग अपने विचारों को रख सकें। जैसे आप घर में बैठे रहते हैं, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो फादर की कोई और टीम है, आपकी कोई और टीम है, तो आप अपने टीम को चीयर कर रहे हो, वो अपनी टीम की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कोई एक टॉपिक होना चाहिए, एक हमारे पास कोई एक मुख्य बिंदु होना चाहिए जिसके बारे में आप दोनों लोग या पेरेंट्स या बच्चा अपने अपने विचारों को रिप्रेजेंट कर सके। बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड होता है, खुशहाली फैलती है। तो वो कहते हैं कि जब हम और मेरा बच्चा साथ में रहते हैं तो साइलेंस, चारों तरफ साइलेंस रहता, कोई आवाज़ नहीं आती। आई वुड हैव हिम प्रोडिकल, मैंने उस पर बहुत खर्च किया या वो बहुत खर्चीला है। प्रोडिकल एक ही मात्र इस पोम में अंग्रेजी है जिसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आई होगी। तो प्रोडिकल मतलब होता है स्पेंडिंग मनी, यानी खूब सारा खर्चीला। तो वो बहुत सारा खर्चीला था, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लड़का बहुत खर्चीला था, पर मेरे हिसाब से होगा कि फादर बोलते हैं कि मैंने इस पर कितना सारा खर्च किया, या लड़का बहुत खर्चीला है। पर कहते हैं रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो जो 17-18 वर्ष की उम्र में वो अपने घर को, अपनी लिबर्टी को, अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बाहर निकल गया है। तो फादर चाहते हैं कि वो खर्चीला भले हो लेकिन वो घर वापस लौट आए। हिज फादर हाउस, रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, वो मेरे घर वापस आ जाए।
द होम ही न्यू रेदर दैन शी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड। ये दुनिया के कोने में इधर उधर ना घूमे, पूरी दुनिया अगर देख भी चुका है या नहीं भी देखा है फिर भी वह घर वापस आ जाए। ही न्यू रेदर दैन कि शी हिम मेक्स एंड मूव हिज वर्ड्स। आई वुड फॉरगिव हिम, वो फादर बोलते हैं मैं उसे माफ़ कर दूंगा जो भी वो खर्च किया, जो भी इधर उधर घूमा लिबर्टी के लिए। फिर भी देखो पेरेंट्स कितने दयालु होते हैं कि कोई भी गलती करके आप चले जाओ, कोई भी उनके दिल को हानि पहुंचा के चले जाओ, पर फादर की डिमांड यही होती है कि मैं चाहता हूं कि वो लौट आए और मैं उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा। सेपिंग फ्रॉम सैरो अ न्यू लव, और मैं एक उस दुख को एक नया आकार देने का प्रयास करूंगा ताकि वो जो बीते हुए समय में दुख या प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई थी उसको एक प्रेम में बदल दिया जाए, एक नए लव में तैयार कर दूं और हमारा रिश्ता फिर से बेहतर हो जाए। तो बच्चों, नाउ वी हैव रीच्ड एंड ऑफ दिस स्टैंजास। और क्या है ये कहता है स्टैंजा लास्ट वाला, बहुत ही अच्छा है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। Father and son, we both must live on the same globe and the same lands he speak. He speak कौन बोलता है? अब अभी फादर बोलते हैं कि फादर्स और उनका बेटा दोनों ही इस दुनिया में रहते हैं, इसी ग्लोब पर रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। ग्लोब मतलब पूरी दुनिया होती है, लेकिन वो घर से संबंधित है कि एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। अब बेटा क्या कहता है? ही स्पीक्स, वह बोलता आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप को ही नहीं समझ पाता हूँ। और बेटा क्यों समझ पाएगा अपने आप को, या कोई डॉटर क्यों समझ पाएगी अपने आप को? आजकल कितनी सारी प्रॉब्लम लेके खुद ही जीते रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती बच्चों को। प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी चीज़ें पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं, अपने मन में दबा के रखते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। और आप इसी प्रकार से जब आप शेयर नहीं करेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी। इसीलिए पेरेंट्स उन सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो अगर आप उनसे चर्चा करेंगे, कुछ अच्छे विचारों पर बात करेंगे तो डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। तो बच्चा क्या बोलता है? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। जब मैं गुस्सा रहता, मतलब मैं दुखी रखता हूँ, तो मेरे अंदर क्या आ जाता है? गुस्सा आता है। आप सबके अंदर आता है बच्चों। जब भी आप दुखी होते हैं तो आपको गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं आता। दुख का दूसरा मतलब ही गुस्सा है। दुख हुआ तो कोई कोई भी बात में गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बात में गुस्सा आएगा। दुखी अगर आप हैं अंदर से, अगर आपका मन हर्ट है, और अगर मन अंदर से खुश है तो आपको बुरी चीज में भी मजा आएगा। आपका दूध बिखर गया तब भी अच्छा लगेगा, अरे यार भूल गया था। लेकिन अगर आप गुस्सा है तो कोई अच्छी चीज भी आ गई तो उसमें भी आप कमी निकाल देंगे, आपको ग्रीफ होएगा, दुख हो गया, गुस्सा आएगी। तो सन बोल रहा है या डॉटर बोल रही है कि मुझे गुस्सा आता है कि मैं अपने आप को ही नहीं समझ पाता, मैं अपने दुख को गुस्से में बदल देता हूँ। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड्स। हम दोनों लोगों को अपने हाथों को बढ़ाना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी अपने खाली हाथों को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम दोनों को एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और अपने रिश्ते को फिर से बना लेना चाहिए। तो ये थी फादर टू सन की एक सुंदर सी पोयम एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा, जो एलिजाबेथ ने बहुत सुंदर से टॉपिक के बारे में लिखा है बच्चों, बहुत अच्छे रिलेशन के बारे में लिखा है। तो आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ पोयम ओनली। पोयम तो है, लेकिन आप पोयम पढ़ते क्यों? लिटरेचर या लैंग्वेज से आप ज़्यादातर अपने शिष्टाचार, अपने व्यवहार और अपने घर के रिलेशनशिप से किस प्रकार से अच्छा जीवन जी सकते हैं वो सीखने को मिलता है, इसलिए ये पाठों में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, मैं जाते जाते फिर बोल रहा हूँ, कल आप लोगों से मैं 9 बजे मिलने आ रहा हूँ लाइव, और मैथ्स के स्टूडेंट डेफिनेटली मिले। मैं कुछ चर्चा करूँगा आप लोगों को, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हर क्लास के बच्चे के लिए जुड़ सकते हैं, जो क्लास 7, 6 से 12 तक के स्टूडेंट शेप और आकार से, लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वगैरह क्या होती है उसको बारे में बहुत अच्छी तरीके से विजुअल्स दिखा करके मैं आपको समझाऊंगा, एकदम प्रैक्टिकल करा के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, कुछ सीखिए। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट सून ऑन द नेक्स्ट डे, और हैप्पी दशहरा इन एडवांस।